नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पूरे एक वर्ष के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो उसी पर आज बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, अर्थात कौन कौन से करेंट अफेयर के बिंदुओं को शामिल किया गया है, क्वेश्चन के माध्यम से हम शामिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, बिना समय बर्बाद किए हुए पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पद दिया गया है, संदर्भ दिया गया है। स्टैगफ्लेशन उच्च स्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी दर, स्क्यूफ्लेशन अधिकांश वस्तुओं में स्फीति, कोर इन्फ्लेशन खाद्यान्न वस्तुओं में स्फीति। अब यहाँ पर देखें, आपसे सही सुमेलित पूछा गया है कि कौन से इसमें से सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक बार हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या बातें हमें समझनी चाहिए। तो मुद्रा स्फीति, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों होता है? यहाँ पर डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है। डिमांड वस्तुओं एवं सेवाओं की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? तो गुड्स, आप गुड्स की बात कर लीजिए, यहाँ पर सर्विसेज की बात कर लीजिए। इनकी अर्थव्यवस्था में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, किसकी सप्लाई? तो फिर वही बात होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी सप्लाई कम है। अब यहाँ पर जो स्थिति है उसको एक बात और देख लीजिए, उसको एक बार समझ लीजिए। ये जो स्थिति आपको इन्फ्लेशन की देखने को मिलेगी, आप कई तरह से इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, कई तरह की परिभाषाएं भी देखने को मिलेंगी, किन्स की परिभाषा, फलाना ढीमका, सारी बातें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि आप जितनी भी परिभाषाएं पढ़ लें और जितनी बातें आप पढ़ लें, सारी बातें यहीं पर आकर के टिकेंगी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। फॉर एग्जांपल, लोगों के पास मुद्रा अधिक हो गई है, वेतन वृद्धि हो गई या किसी कारणवश उनके पास मुद्रा अधिक आ गई। सरकार ने अगर वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से या किसी योजना के माध्यम से लोगों को कुछ नगद धनराशि देना शुरू कर दी। अब इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा हो गया और पैसा होगा तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे। तो अंततः हम कहाँ पर जा रहे हैं? इस पर जा रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई कम है। किसकी? वस्तु एवं सेवाओं की। तो ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जो इसकी इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, तो इसमें उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति देखी जाती है और उच्च बेरोजगारी, दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति है और बेरोजगारी, बेरोजगारी, यहाँ पर उच्च बेरोजगारी भी आप कह लेंगे। उच्च बेरोजगारी, दोनों ही स्थितियाँ एक साथ किसी अर्थव्यवस्था में अगर देखी जाएं तो हम कहते हैं यह स्टैगफ्लेशन है या मंदीगत मुद्रास्फीति। इसे ही हम क्या कहेंगे? मंदीगत मुद्रास्फीति। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है स्क्यूफ्लेशन, अधिकांश वस्तुओं में स्फीति। स्क्यूफ्लेशन का एक और अर्थ है, इसे तिरछी मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। वस्तुओं के एक छोटे समूह में यदि उनकी कीमतों में वृद्धि देखी जाए, या मुद्रास्फीति सामान्य भाषा में कह लें कि वस्तुओं के एक छोटे समूह में यदि मुद्रास्फीति की मार देखने को मिल रही है या उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि यह स्क्यूफ्लेशन है या तिरछी मुद्रास्फीति है। क्योंकि एक जो सीमित वस्तुएं हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन बाकी जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतें सामान्य रहती हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्यूफ्लेशन। तो यहाँ पर देखें, अधिकांश वस्तुओं में स्फीति, ये आपका गलत हो गया। कोर इन्फ्लेशन की बात होती है। कोर इन्फ्लेशन, जब कोर इन्फ्लेशन की गणना की बात होती है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसे अस्थायी मुद्रास्फीति भी कहा जाता है।
अब इसमें दो तीन बातें हैं। दो तीन बातें कौन सी हैं? इसकी जब गणना की जाती है तो इसमें खाद्यान्न और ईंधन की वस्तुओं को शामिल नहीं की जाती है। क्यों नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता। जो कोर इन्फ्लेशन है उसको निकालने के लिए इनको अलग रखा जाता है। और किस आधार पर इस मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है? सीपीआई के बास्केट में जो वस्तुएं हैं उनको आप देख लें, सीपीआई के आधार पर अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। तो आप इसकी बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस सीपीआई के आधार पर। हमने क्या बात कर लिया? यहाँ पर क्या कहा गया? खाद्यान्न वस्तुओं में स्फीति। तो यहाँ पर केवल खाद्यान्न वस्तुओं की बात की जा रही है, इसलिए इसे हम सही नहीं मानेंगे और ये भी हमारा गलत होगा। इस आधार पर आपका जो सही विकल्प होगा वो केवल ए होगा, क्योंकि पहला ही आपका सही है, बाकी दोनों इसमें सही नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लें। अब अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी अवस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर अगर आप लोगों को पता है जीडीपी अवस्फीति कारक, तब तो सारा मामला यहाँ पर जम जाएगा। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर जीडीपी अवस्फीति नहीं पता है तो फिर यहाँ पर मामला ख़राब हो सकता है। कैसे? मामला ख़राब होने का मतलब ये है कि चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। देखिए, ये सुर्खियों में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों रहा है? तो भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है और जीडीपी में वृद्धि की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो ये भी आपको समझना है कि इस किस आधार पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर जीडीपी के आधार पर कहा गया है, न कि पीपीपी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कहा गया है। ठीक है, दोनों के आधार पर देखा जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कितने नंबर पर है, या जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर केवल और केवल जीडीपी की बात कही गई है। अब जो जीडीपी अवस्फीति कारक की बात करें तो मापन में आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं। अभी इसको विस्तार से हम समझेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं का एक निश्चित भारांश इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगली बात, इसका मापन कैसे किया जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात के रूप में इसका मापन किया जाता है। अब इसे थोड़ा सा विस्तार से हम समझ लेते हैं। जो जीडीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्लेटर, वही है जीडीपी अवस्फीति कारक। अब यहाँ पर जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और इनटू 100। आप यहाँ पर कहेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, इनटू 100। अब दो बातें यहां पर समझने की जरूरत है, उनको देख लेते हैं। जो रियल जीडीपी है ये किस आधार पर निकाली जाती है? तो रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें एक आधार वर्ष की आवश्यकता होती है, या आधार वर्ष पर यह निकाला जाता है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। और इसमें हम क्या देखते हैं कि वस्तुओं की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई। एक बात, आधार वर्ष पर हम निकाल रहे हैं, वस्तुओं की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है इसको हम देख रहे हैं। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी को सामान्यतः उस संदर्भ में देखा जाता है जो वस्तुओं की वर्तमान कीमतें हैं उसके आधार पर, और इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल होता है। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। इन्फ्लेशन अर्थात मूल्य की बात की जा रही है, उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर गुड्स की मात्रा भी देखी जाती है, अर्थात वस्तुओं की मात्रा, कितनी है। और न केवल वस्तुओं की मात्रा बल्कि यह भी देखी जाती है
कि उनका मूल्य क्या है। तो यहाँ पर मूल्य की भी बात की जाती है। अब ये देखेंगे कि दो बातें इसमें कॉमन है, दोनों में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में, दोनों में दो बातें कॉमन है। कॉमन क्या है? यहाँ पर भी वस्तुओं की मात्रा की बात की गई है और यहाँ पर भी वस्तुओं की मात्रा की बात कही गई है। इसमें अलग क्या है? नॉमिनल जीडीपी में तो मूल्य आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन को शामिल किया गया है। अर्थात वर्तमान जो वस्तुओं की कीमतें हैं बाजार में, उनके आधार पर हम जब जीडीपी को निकालते हैं जिसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है, उसको हम कहते हैं ये नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है। जब आधार वर्ष की बात हो जाएगी ये रियल जीडीपी हो जाएगी। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर, घरेलू स्तर पर यह भी ध्यान रखना है कि घरेलू स्तर पर कितनी वस्तुएं नई उत्पादित की गई हैं उसको इसमें देखा जाता है, साथ ही साथ उनके मूल्य को देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आयातित वस्तुएं हैं वो इसमें शामिल कतई नहीं की जाती हैं। चाहे हम ये कह लें कि जो उपभोग की गई वस्तुएं हैं जिसे आप सेकेंड हैंड कहते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी के रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अनुपात के रूप में इसे मापा जाता है और इसे हम कह रहे हैं कि यह क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि जीडीपी डिफ्लेटर यह अर्थव्यवस्था में कितनी नई वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उनकी ये गणना करता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इससे जीडीपी का सही आकलन कर पाते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब इस व्याख्या के आधार पर यहाँ पर देखें, अब आपसे जो पूछा गया है, अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके मापन में उपभोग की गई आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि घरेलू स्तर पर, ठीक है, घरेलू सीमा कह लीजिए, घरेलू स्तर पर जो नई वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन, नई वस्तुओं का उत्पादन कितना किया गया है उसको इसमें शामिल किया जाता है, न कि आयातित वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें वस्तुओं सेवाओं का एक निश्चित भारांश होता है, निश्चित भारांश नहीं होता है। ठीक है। जब आप निश्चित भारांश की बात करेंगे तो आप सीपीआई की बात कर लेंगे। ठीक है। सीपीआई की बात कर लेंगे, आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर लेंगे। ठीक, खास करके इसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर निश्चित भारांश नहीं होता है, इसलिए न तो इसमें से एक सही है और न ही दो सही है, दोनों ही गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए अपनाई जाने वाली कीमत सूचकांक विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कीमत सूचकांक विधियों की बात कही गई है और कीमत सूचकांक में कई सारी विधियां हैं। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक की। तो थोक मूल्य सूचकांक को एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक यह क्या होता है इसको समझें। इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक। इसकी जो गणना है, गणना कैसे इसका मापन किया जाता है, या गणना भी गणना कह लीजिए ज्यादा सही रहेगा। इसमें केवल वस्तुओं का मापन किया जाता है, केवल वस्तुओं का मापन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी गणना के लिए वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की बात की जा रही है। वस्तुओं का मापन किया जाता है, तो मापन किस में? उनके मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जब मूल्य में परिवर्तन की बात की जा रही है, यहां पर मूल्य में परिवर्तन किस आधार पर हम मापन कर रहे हैं और कैसे मापन कर रहे हैं? तो ज्यामितीय आधार पर आप कहेंगे इसका मापन किया जाता है। अब ज्यामितीय और अंकगणितीय दोनों की बात होती है। अंकगणितीय या
आप ज्यामिति को गुणात्मक औसत कह सकते हैं। आप इसे गुणात्मक औसत, इसका मतलब क्या होता है? अंकगणितीय क्या होता है? अंकगणितीय का सीधा सीधा सा मतलब ये है 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो गुणात्मक औसत की बात करें, जिसे ज्यामिति भी कहा जाता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आप 2 4 8 16, ठीक, इसे हम ज्यामिति कहते हैं। जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस चीज को अगर आपने समझा है तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? तो मापन मासिक आधार पर किया जाता है, ठीक है, मासिक आधार पर। अब बात आती है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है या थोक मूल्य सूचकांक है, ये क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी है, व्यापारी, इसे हम कह रहे हैं नंबर 1। ये क्या करता है? यहां पर कोई कंपनी है, कंपनी यहां से सामान, इसको ये 1-2 पीस नहीं ले रहा है, ये बड़े पैमाने पर यहां से सामान खरीदा। इसको मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, ये कहा कि मुझे 1K मोबाइल चाहिए, 1000 मोबाइल चाहिए, ठीक, 1000 मोबाइल लिया और फिर इसे यह व्यापारी, ठीक है, ये कंपनी है, दूसरा नंबर डाल देते हैं, यह फुटकर में बेच रहा है, ठीक है। आप फुटकर कह लीजिए, जिसे आप खुदरा विक्रेता कहते हैं। अब बेच रहा है, यहां से उसे, चूंकि ये थोक में सामान लिया है, तो यहां से जो इसे सामान मिला है वो सस्ता मिलेगा, और जिस लागत पर मिला है, यहां पर जो प्रोडक्शन हुआ है, उन सभी चीजों को देखने के बाद, सब कुछ जोड़ने के बाद, उत्पादन कारक आप समझ रहे होंगे, उत्पादन के 4 कारक, उन सब के बाद, सब कुछ जोड़ने के बाद इसको इन्होंने बेचा है। और जो यहां से जिस रेट पर मिला है, अगर 1000 खरीदा है तो एक मोबाइल की कीमत भी हम निकाल सकते हैं उसी के आधार पर जितना पे किया गया है। तो यहाँ पर जिस कीमत पर इनको मिला है, ये उससे बढ़ी हुई कीमत पर बाजार में बेचते हैं। तो जब हम मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं या देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कैसे हुई है, कहाँ पर हुई है, यहाँ पर अगर प्रति मोबाइल के हिसाब से देखें तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि 10K है, 10K है, 10,000, लेकिन ये भाई साहब ला करके इसे जो बेच रहे हैं वो 12K में बेच रहे हैं। मतलब सीधा एक मोबाइल पर यह 2000 का फायदा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर आकलन ये किया जा सकता है कि यहाँ से तो यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन यहाँ से आने के बाद बीच में ये झोल-झाल कर रहे हैं। झोल-झाल करने का मतलब इन्होंने ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से जो खरीदा गया थोक में, क्या यहाँ पर कीमतें रही हैं और यहाँ पर जो फुटकर में बेचा जा रहा है वहाँ पर कीमतें क्या रही हैं। इस आधार पर हम गणना कर सकते हैं। तो चलिए अब इन बातों को समझने के बाद एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना अंकगणितीय औसत आधार पर मासिक रूप से की जाती है। यहाँ पर अंकगणितीय औसत आधार पर नहीं किया जाता है, यहाँ गुणात्मक औसत आधार पर किया जा रहा है। मासिक आधार तक तो ठीक है, अगर यहाँ पर गुणात्मक होता, गुणात्मक, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर अंकगणितीय बताया गया है इसलिए ठीक नहीं है। अब यहाँ थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तन की गणना की जाती है। अब ध्यान ये रखना है कि ये कह रहा है कि केवल वस्तुओं, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि वस्तुओं के मूल्य में हुए परिवर्तन की गणना की जाती है। तो इस आधार पर आपका दूसरा सही होगा और केवल दो मतलब बी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ही सही है, पहला गलत है। अब इन बातों को समझने के बाद आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देख लेते हैं ये क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है
निम्नलिखित कारकों से कौन से कारक लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक लागत जनित मुद्रास्फीति का कारक बन सकते हैं या कारण बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर पहले ही आपको दे दिया गया है कारक लागत जनित मुद्रास्फीति। क्लियर है। अब देखिए, इसको हम एक बार स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद इससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखें, मुद्रास्फीति आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। एक निश्चित अवधि में आप अगर उसकी डेफिनेशन पर जाएं तो एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में हुई वृद्धि को हम इन्फ्लेशन कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है, ये क्या है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो मुद्रा की क्रय क्षमता है, क्रय क्षमता ये कम हो गई है। ठीक है, क्रय क्षमता क्यों कम हुई है, क्योंकि सबके पास पैसा आ गया है, सब लोग वस्तुओं की डिमांड करने लगे हैं और वस्तुएं सीमित हैं। फिर ठीक, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर मुद्रा की क्रय क्षमता इसमें कम हो जाती है। अगली बात, जो आगतों की कीमत है, आगत अर्थात उत्पादन के लिए जो उसमें निवेश किया जाता है, जो वस्तु आप कह सकते हैं लगाया जाता है, उसको आप आगत कह लीजिए, या जो निवेश किया जाता है, आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। या फिर जो ब्याज दर है वो बढ़ गया और ब्याज दर बढ़ने के साथ साथ निवेश लागत भी बढ़ जाती है। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आगत की कीमतें ये बढ़ गई हैं, साथ ही साथ आगत की कीमतों के साथ साथ ब्याज दर ये बढ़ गया है, निवेश लागत यह बढ़ गया है। अब इसमें क्या है, आगत, जैसे मान लीजिए उत्पादन के 4 कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं, अब इसको सिंपली समझ लीजिए। आप उत्पादन करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही हो, किसी शहर में लगा रहे हैं तो वहाँ पर कोई बिल्डिंग लेंगे या भूमि लेंगे, भूमि पर भवन बनाएंगे, उसका रेंट देना होगा, तो भूमि, उसका रेंट। उत्पादन करने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूरों को भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात मजदूरी। इसके अलावा अब वहाँ पर निवेश करने के लिए सारी, अगर आप मशीनरी ला रहे हैं, लोगों को वेतन दे रहे हैं, इन सब के लिए आपको पूंजी चाहिए। तो पूंजी की बात की जाए, पूंजी के लिए फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अंत में जो आपने सारा काम ऊपर के 3 काम किए हैं वो आपने किस लिए किया है, ताकि आपको लाभ होगा। तो आप लाभ के लिए ऊपर के 3 कामों को कर रहे हैं, उसे कहा जा रहा है एक उद्यमिता। उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में। जो उद्यमी है वो अपना लाभ भी जोड़ेगा, सब कुछ लगाने के बाद अब वो अपना लाभ जोड़ करके तब वो मार्केट में बेचेगा। अगर उन सब में वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब क्या है, सब में वृद्धि हो रही है तो उसका उत्पादन लागत बढ़ गया, और उत्पादन लागत जैसे ही बढ़ेगा वो वस्तुएं भी महंगी बेचेगा, क्योंकि उसे लाभ तो कमाना ही है और सब कुछ निकालना भी है। तो यहाँ पर आगत की कीमतें जो उसने लगाया है, जैसे गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड, इन सबको बनाने में पैसा ज़्यादा लगा, अब आगत की कीमतों में वृद्धि हो गई। अब जो बैंक से उसने ब्याज लिया है, सोचिए हमने कहा कि पूंजी पर ब्याज देना होगा, बैंक से ऋण लिया और ऋण पर ब्याज उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी लागत बढ़ जाएगी। जो निवेश है, अब इसी को कह रहे हैं अगले संदर्भ में कि निवेश लागत बढ़ गई है। इन सब के बाद निवेश लागत जब बढ़ गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो फाइनल गुड्स तैयार होगा, वो गुड्स जब मार्केट में जाएगा या वस्तु जाएगी तो उसकी कीमत अधिक होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसका कारण क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति इसमें क्या होगी। अगर कारण की बात करें कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है। यहाँ पर कारण की बात कर रहे हैं, मुद्रा की आपूर्ति
अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है। और पहले प्रश्न में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन किन कारणों से जो वेतन है वो बढ़ गया। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने देखा कि जो महंगाई है वो बढ़ गई। आम बोलचाल की भाषा में महंगाई समझ लीजिए। तो आपने कहा अपने मालिक से कि महंगाई बढ़ गई है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, तो आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। वेतन, हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ भाई तो ठीक बात है, वेतन बढ़ गया। और वेतन बढ़ गया, फिर आपने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया, फिर मुद्रास्फीति। अब यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई है। सरकार जो किसानों को देती है किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है, खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे फिर वहाँ पर क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है। और मुद्रा की आपूर्ति यदि यहाँ पर बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो डिमांड पर प्रभाव डालेगा, अर्थात मांग वहाँ पर होगी ही। और मांग होगी तो फिर इन्फ्लेशन होगा ही होगा। मांग अधिक होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मांग बढ़ेगा। और मांग बढ़ने का मतलब यह है कि जब मांग बढ़ रहा है, आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उपभोग व्यय बढ़ गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, कीन्स ने जो मैंने आप लोगों को पहले प्रश्न में ही कहा था, कीन्स जो है उनका कहना यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज की मांग और आपूर्ति में अंतर के परिणाम को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये कीन्स का कहना है। अब जो बात होती है कि टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो क्या होते हैं, या जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। आप यहाँ पर बात कर लेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति और एक को कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति और एक को कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब दोनों को ध्यान ये रखना है कि यह डिमांड पुल इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। लागत जनित मुद्रास्फीति को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसी के आधार पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, अब यहाँ पर देख लें कि प्रश्न में क्या क्या बातें आपसे पूछी गई हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। अब कौन कौन से कारण बन सकते हैं इनको देख लीजिए। स्थानीय मुद्रा में मूल्य वृद्धि, यहाँ पर मूल्य वृद्धि की तो बात हो ही नहीं रही है, मूल्य वृद्धि तो इसमें है ही नहीं। अगर मूल्य वृद्धि होती, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती, तो फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात होती ही नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है वो कम हो गई है। तो ये पहला ही आपका खत्म हो गया। ठीक है, नगदी वेतन में वृद्धि हो गई है। अब नगदी वेतन आपका बढ़ गया है। याद करिए, मैंने कहा था कि आपने फैक्ट्री मालिक से कहा, अपने मालिक से कहा कि महंगाई बढ़ गई है, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। वेतन वृद्धि हो गई। अब वेतन वृद्धि हुई, वैसे ही जाकर के आपने कहा कि मुझे अब BMW चाहिए। BMW आप खरीदने पहुंच गए, अर्थात डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो गई। उच्च कर की बात कर लें, ऐसी स्थिति में भी होगा। साथ ही साथ वैश्विक तेल की कीमतें जो वैश्विक बाजार में हैं, वहाँ पर याद करिए, हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था, वैश्विक तेल की कीमतें, अगर उसकी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो भी यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि जो ऊर्जा आप उपयोग कर रहे हैं उस ऊर्जा को खरीदने में आपको पैसा या भुगतान अधिक करना पड़ेगा, भुगतान अधिक करना पड़ेगा, और सब कुछ जोड़ करके आप लेंगे, फिर लागत जनित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका कौन सा होगा? सही विकल्प बी होगा, पहला नहीं होगा, बाकी तीन इसमें तीनों ही शामिल होंगे। उच्च कर, अगर किसी वस्तु पर उच्च कर लगा दिया गया तो उसकी लागत बढ़ जाएगी और फिर वहाँ पर उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो लागत जनित यहाँ पर मुद्रास्फीति। चलिए, इसको हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था में विभिन्न एजेंटों पर उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं?
यहाँ उच्च मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, ठीक। उसका प्रभाव क्या है, किस पर प्रभाव होगा? लेनदारों के लिए बढ़ी हुई लागत। अब एक बात बताइए यहाँ पर कहा गया है कि जब विभिन्न एजेंट की बात की जा रही है, उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव, लेनदार जो हैं उनके लिए बढ़ी हुई लागत, स्वाभाविक सी बात है। निश्चित आय वाले निवेश सबसे कम प्रभावित होंगे, हो ही नहीं सकता। जो करदाता हैं उन पर कम बोझ होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? केवल ए होगा, क्योंकि लेनदारों के लिए बढ़ी हुई लागत यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में बात की जा रही है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए, कौन ये निर्धारित करता है? स्वाभाविक सी बात है, मुद्रास्फीति की जब बात आ रही है यहाँ पर आरबीआई की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि वही केंद्रीय बैंक है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण केंद्रीय बैंक की एक नीति है, और जब केंद्रीय बैंक की एक नीति की बात की जा रही है तो केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह क्या है? तो निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति की दर को प्राप्त करना, जो हमने निर्धारित किया है और जो आरबीआई निर्धारित करता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन ये कितना होना चाहिए? इन्फ्लेशन 4+-2। इसका मतलब ये है कि जो अधिकतम हो वह कितना होगा? 6% हो सकता है, और न्यूनतम 4% होना चाहिए आरबीआई ने ठीक है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर इससे कम होता है तो क्या समस्या होगी, इससे ज्यादा होगा तो क्या समस्या होगी। तो इसको समझ लेते हैं, बाद में इनको समझेंगे। अगर ज्यादा होगा तो एक निम्न आय वर्ग की जो आबादी है उसके हित प्रभावित होंगे, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी जो आर्थिक विकास है अर्थव्यवस्था का वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो उनका उत्पादन लागत है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं या किसी अन्य सेक्टर की भी बात कर लें, तो जो उत्पादन लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर देखें, अगर कम होगी तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, तो जो उत्पादक है वो हतोत्साहित होगा। जैसे थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि ये मार्कर है, 2 साल पहले ये मार्कर 100 रुपये में मिल रहा था, 2 साल बाद अर्थात 2023 में भी ये मार्कर आपको महज 100 रुपये में ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, जो उत्पादक है उसको 2 सालों में इस पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ग्रेजुअली नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका मूल्य नहीं बढ़ेगा, तो फिर जो उत्पादक है वो कहेगा कि 2 साल पहले जो लाभ मिल रहा था वही आज भी मिल रहा है, क्या फ़ायदा, 2 साल रगड़ने के बाद, मेहनत करने के बाद उतना ही है। तो इसलिए इसके मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि भी होनी चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। तो अगर कम होगा तो भी समस्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो भी समस्या होगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, अगर हम उसमें वृद्धि नहीं देखेंगे, धीरे धीरे वृद्धि नहीं देखेंगे, स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन हमारा प्रभावित होगा, और अगर प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होगा ही होगा। क्लियर है? आगे बात करें तो मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। मूल्य स्थिरता, जो वस्तुओं का मूल्य है उसमें स्थिरता बनाए रखना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगी कीमतों में तो फिर वहाँ पर समस्या होगी। अगली बात ये कहा जा रहा है नियंत्रित मुद्रास्फीति, और नियंत्रित मुद्रास्फीति की बात करें तो यह मूल्य में स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है, जो उसकी लागत आ रही है, अभी वस्तुएँ जो लागत उसमें लगाई जा रही है उसकी लागत बढ़ गई है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो कच्चा माल उसमें लगाया गया किसी प्रोडक्शन में, और अगर बढ़ी हुई है तो उत्पादन लागत भी उसका अधिक हुआ, और उत्पादन लागत अधिक हुआ
इसका प्रभाव यह होगा कि अब उस वस्तु की कीमत अधिक होगी, और वस्तु की कीमत अधिक होगी जैसे ही बन करके बाजार में गई, पता चला कि अगले महीने जब तक वो फाइनल गुड्स बन करके तैयार होकर के बाजार में गया, तो वैसे ही इसमें कमी हो गई, और कमी हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब जो उसने निवेश किया है, 100 रुपये बनाने में निवेश किया था, उससे 100 रुपये टोटल जो प्रॉफिट है उसको मिला करके 120 रुपये मिलना चाहिए था, और पता चला कि कीमतें कम हो गई, और कीमतें कम हो गई तो अब 100 रुपये में तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उसने पहले ही 100 रुपये उसमें लगा दिए हैं, उसे प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो यहाँ पर समस्या होगी। तो मूल्य स्थिरता को भी बनाए रखना। उद्देश्य क्या है? जवाबदेही सुनिश्चित करना। किसमें जवाबदेही सुनिश्चित करना? अर्थात मौद्रिक नीति के निर्धारण में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बनाए रखना, स्थिरता को बनाए रखना, और पूर्वानुमान को भी बनाए रखना। ठीक है। आधार क्या है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, इस आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर देख लें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इसका निर्धारण केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अब ये बताइए कि किसकी बात की जा रही है? आरबीआई की बात की जा रही थी, आरबीआई की नीति है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक, इसका निर्धारण केंद्र सरकार के परामर्श से जो आरबीआई है वो करता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। तो एक बात आप लोगों को पहले स्टेटमेंट के संदर्भ में याद रखनी है कि आरबीआई बैंकों का बैंक तो है, लेकिन यह सरकार का बैंकर भी है। तो इसलिए यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दोनों के सही होने के बाद फिर आपका सही विकल्प बी होता है, अर्थात दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ये रहा आज का सेशन, आज के प्रश्न, और मुद्रास्फीति से लगभग जितनी बातें चर्चा में रही हैं उन सबको हमने इस सेशन में शामिल कर लिया। अगले सेशन में इससे संबंधित अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर रहे हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मुलाकात होगी।